आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति यहां पर 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। तो यहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन आज हो रहा है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति करेंगे। तो 59वां महाधिवेशन है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे और इस महाधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। तो आयुर्वेद महाधिवेशन का आयोजन आज हो रहा है भोपाल में। 59वां आयोजन है ये इस महासम्मेलन का, जिसमें आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे तो इस महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो इस वक्त मंच से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल से तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उनके आने के पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े प्रयोगों पर और आयुर्वेद के उपयोग पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो भारतीय आयुर्वेद का जो इतिहास काफ़ी प्राचीन है, ऋषि मुनियों के दौर से, और कोरोना काल में जिस तरीके से आयुर्वेद की भूमिका रही लोगों की जान बचाने में, तो इन तमाम विषयों पर आज इस महासम्मेलन में चर्चा होगी। 59वां ये अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है, जिसमें आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। न केवल शामिल होंगे बल्कि इसका उद्घाटन करेंगे। इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल और शिक्षा मंत्री भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। सुधीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितने देर में यहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल बात करें, भोपाल से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति इंदौर से जो है हेलीकॉप्टर से, विशेष जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है उससे उज्जैन के लिए रवाना होंगे। अखिल भारतीय जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान जो महाधिवेशन है 59वां, उसमें शिरकत करने वाले हैं। लिहाजा कहना होगा कि काफी अहम ये प्रोग्राम, और राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरे का आज मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। और आज अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महासम्मेलन के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगभग सुबह 11:30 बजे जो है बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान उनके साथ में रहने वाले हैं। लिहाजा अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर उज्जैन में खास व्यवस्था की गई है। तकरीबन 1700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगाई गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस सम्मेलन में कई बड़े लोग शिरकत करने वाले हैं। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश के जो आयुष मंत्री है रामकिशोर कांवरे, इसके अलावा उज्जैन के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उज्जैन के जो मंत्री है प्रदेश सरकार में मोहन यादव, और सांसद अनिल फिरोजिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस अधिवेशन का जो मुख्य आकर्षण है, इसमें आयुर्वेद, आहार, स्वास्थ्य और आधार है,
यानी कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए एक तरीके से एक नवाचार इस पूरे महासम्मेलन के जरिए होने वाला है और पूरे देश और दुनिया को इस सम्मेलन के जरिए एक नई दिशा दिखाने का काम जो है किया जाएगा कि आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से निरोग और स्वस्थ रहा जा सकता है। इस सम्मेलन के जो सार है वो निकल कर आएंगे, जिसको पूरे देश और दुनिया के अध्ययन के लिए पहुंचाया जाएगा। लिहाजा जो अब तक जानकारी थी उसमें सुबह 10 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना था और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति इस जी कालिदास अकादमी में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन है इसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद में तकरीबन 11:30 बजे महाकाल के दर्शन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद करेंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहेंगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुधीर। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका और हम अपने दर्शकों को भी। तो राहुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर है, सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं। उज्जैन में तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक। इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर 59वें महाधिवेशन भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है। जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक संपूर्णता प्रदान की है। इस महाअधिवेशन के परंपरागत शुभारंभ हेतु मैं सविनय निवेदन करना चाहती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि आयुर्वेद के प्रवर्तक आदिदेव धन्वंतरी जी के समक्ष माल्यार्पण करें व तमसो माह ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक स्वरूप दीप प्रकाशमान करें। मेरा अनुरोध पंचासीन माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष मंत्री जी से कि कृपया सहभागी बने। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त उज्जैन से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। आज यहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस महाधिवेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो मंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल और शिक्षा मंत्री भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो उज्जैन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन आज यहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। तो जाहिर सी बात है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है, इसमें शामिल होने के लिए देश भर से, देश दुनिया से बड़ी संख्या में आयुर्वेद के जानकार यहाँ पहुँचे हैं। आयुर्वेद ने किस तरीके से मानव जाति का उद्धार किया है, किस तरीके से बीमारी से कार्यक्रम में उपस्थिति से हम सभी आयुर्वेद की मदद से लड़ा जाता है। और कोरोना काल में हमने देखा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आयुर्वेद ने निभाई है। तो इन तमाम विषयों पर आज इस महासम्मेलन में चर्चा की जाए। सम्मान का प्रतीक शॉल, शुभ का प्रतीक श्रीफल, स्वास्थ्य का प्रतीक अमृत कलश, रसायन व स्वागत का प्रतीक पुष्पगुच्छ देकर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। और साथ ही स्मृति चिन्ह स्वरूपा भगवान धन्वंतरी जी की मूर्ति आप देख सकें। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जिनकी उपस्थिति से ये मंच सम्मान किया और स्वागत किया। प्रतीत हो रहा है। हम स्वागत करना चाहते हैं भारत की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी का। मेरा अनुरोध वैद्या तनुजा मिस्त्री, निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली से, कि कृपया मैडम का विधिवत स्वागत किया। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
भी अतिथियों का स्वागत करें। आदिदेव धन्वंतरी मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूपा धन्यवाद माननीय। और अब मैं अनुरोध करती हूँ पद्म श्री पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी अध्यक्ष अखिल भारतीय महासम्मेलन से कि कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। नमस्कार। आज इस महाकाल की नगरी में आज के इस विशाल कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमती साधना सिंह जी, मध्य प्रदेश के आयुष माननीय मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे जी, लोकसभा सदस्य श्री अनिल फिरोदिया जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के परामर्शदाता श्री मनोज मिस्त्री जी, एनसीएन के अध्यक्ष जसवंत पुजारी जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री मोहन यादव जी जो वहाँ के बड़े शिक्षा उच्च मंत्री भी हैं, बड़े विद्वान हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, श्री तारा सिंह शर्मा जी, गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी, महासवेल पत्रिका के संपादक प्रोफेसर बनवारीलाल गौर जी, वासुदेव काबरा जी, SN पांडे जी और देश के अनेक प्रदेशों से पधारे यहाँ विद्वान कर आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के कुलपति, महानुभाव, आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के आचार्य, छात्रगण, आयुर्वेद प्रेमियों, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में माननीय श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति हम सभी कृतार्थ हैं। इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि 1907 में नासिक में अस्तित्व में आई आयुर्वेद को पूर्ण रूप में समर्पित इस प्राचीनतम संस्था के लगभग सभी महाधिवेशन इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में साक्षी रहे हैं। और आज जैन नगरी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे विद्वान, सहज, सरल और प्रगतिशील विचारों के धनी विभूति की अध्यक्षता पाकर धन्य हो गई है। माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमा उपस्थिति हेतु हम सभी व्यक्तिगत रूप से मैं विशेष आभारी हूँ जिन्होंने हमारा आग्रह सरकार से स्वीकार कर इस कार्यक्रम को ही नहीं पर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को एक गुरुत्व प्रदान किया। यह 59वां महाधिवेशन मात्र एक संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं वरना संपूर्ण आयुर्वेद जगत के प्रतिनिधित्व को अपने आप में समेटे खड़ा है। चाहे वो आयुर्वेद संबंधी प्रशासन यानी आयुष मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा जगत हो या शिक्षा की गुणवत्ता का नियमन करने वाला कमीशन हो, चाहे अनुसंधान परिषद हो, औषध निर्माण के क्षेत्र हो या चिकित्सा का अर्थात प्रशासक, शिक्षक, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, विद्यार्थी सभी वर्गों की नुमाइंदगी यहाँ पर है। तात्पर्य आयुर्वेद की उन्नति का दिशा देने का एक साझा मंच है। प्रारंभ से ही आयुर्वेद महासम्मेलन देश की सभी आयुर्वेद विशेषज्ञों को संगठित शक्ति के साथ सबको समन्वित प्रयासों के द्वारा आयुर्वेद के पुनरुत्थान में पूर्ण रूपेण समर्पित रही है। मुझे इस मंच के इस भाव को अपने शब्द देते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव होता है। इसी तरह 54वां महाधिवेशन जो नागपुर में हुआ था आयुर्वेद के पृथक विभाग की स्थापना के उद्घोष का निमित्त बना, जिसकी घोषणा उद्घाटनकर्ता के रूप में पधारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा जी ने, इसके तत्पश्चात विपक्ष के नेता रहे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने बार बार लोकसभा में इस मुद्दे को बल देकर चरितार्थ करके अहम भूमिका निभाई। देश की राजधानी में बने दो महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सरिता विहार एवं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान खेड़ा डाबर के मूर्त रूप लेने में महासम्मेलन का अथक प्रयास रहा। विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 55वें महाधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि वैद्य देवेंद्र कुमार त्रिगुणा जी मेरे आयुर्वेद के निजी चिकित्सक हैं। महासम्मेलन के प्रतिनिधि माननीय श्री वाजपेयी जी से दिल्ली में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हेतु चर्चा करते रहते थे। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एवं इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री निवास में धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम होते रहे हैं। उसी का फलस्वरूप 2000 में धन्वंतरी जयंती के अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी पद्म विभूषण वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा की उपस्थिति में घोषणा की कि दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार एक धन्वंतरी जयंती के अवसर पर नेशनल मेडिसिन बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरी निरंतर चर्चा के बाद श्री भारतीय चिकित्सा पद्धतियों होम्योपैथी विभाग को आयुष विभाग का नाम दिया गया है।
भारत के अत्यंत यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, उनका मैं आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उनका भी हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे कर्मठ राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, उनका भी हृदय से यहाँ स्वागत है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, आयुष के हमारे मंत्री जो आयुष डिपार्टमेंट में ऐसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, जिन पर हम सबको नाज है, गर्व है, आयुर्वेद के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, हमारे वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय रंजीत पुराणिक जी, वैद्य राकेश शर्मा जी, इस अवसर पर पधारे हुए देश के हर प्रांत से यहाँ उपस्थित और पास के कक्ष में भी उपस्थित, क्योंकि स्थान छोटा पड़ गया था, सभी वैद्यराज, आयुर्वेदाचार्य, हमारे सभी आचार्य, आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये महाकाल महाराज की पवित्र धरती उज्जैनी सचमुच में ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम यहाँ होता है। इस पवित्र धरा पर बड़े पवित्र कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे हुए। ये ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, वैराग्य की भी भूमि है। ये अद्भुत भूमि है जहाँ आज नहीं, अनादिकाल से लोक सेवा के कर्मों को प्रेरणा मिलती रही है। इस धरती पर पुनः आप सबका स्वागत है। लेकिन आज मैं औपचारिक कोई भाषण दूं इसके पहले मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब हम कभी बीमार हो जाते थे, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बाकी कुछ होता था, तो हमारे घर में हमारी दादी माँ एक चूर्ण देती थी जिसको हम अपनी भाषा में फटी बोलते थे गाँव में, और वो कहीं और नहीं बनता था, वो घर में ही बनता था। जो सफेद कद्दू रहता है जिसको भूरा भी कहते हैं, उसमें उसका कोई शोधन करके अभी तक मुझे याद है वो बनाया जाता था। लेकिन अगर बुखार तेज हुआ, कोई और दिक्कत हुई, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वैद्य रघुवीर प्रसाद जी थे जो आते थे, नाड़ी देखते थे। अब हमें समझ में नहीं आता था, वैद्य जी को नाड़ी बता दो, और वो तुरंत इतनी अच्छी दवाई देते थे। एलोपैथिक दवाई खाने में तो पसीना आ जाता है। वो चूर्ण देते थे, शहद में मिलाते थे, और शहद के साथ हम चाटते थे। तो मैं कई बार कहता था कि थोड़ी सी और खिला दो ना। स्वाद में भी इतनी अच्छी वो होती थी। कई तरह के चूर्ण बनाते थे वो, दाल में डाल के खा लो, दही में डाल के खा लो, भोजन का स्वाद भी बढ़ा देते थे। तब एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हुआ करते थे गांव गांव में। अगर इलाज के लिए किसी का सहारा होता था तो वो होते थे वैद्य राज। और परंपरा से गांव में एक आध व्यक्ति और ऐसा होता था जो नाड़ी देखना जानते ही था। वो किसी कॉलेज में पढ़ा हुआ नहीं होता था, कहीं से डिग्री नहीं ली होती थी, लेकिन परंपरा से उसको भी ज्ञान प्राप्त होता था। और मैं सच बताऊं, लगभग 90-95% लोग इसी से ठीक हो जाते थे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ये परंपरा है अपने आयुर्वेद की परंपरा, जो आज नहीं हजारों साल पहले। वैसे तो हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा, हजारों साल पुराना। और इस प्राचीन और महान राष्ट्र ने, जिसकी अपने जीवन मूल्य है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, दुनिया को जीने का एक नया संदेश दिया। पूरी दुनिया को
तथाकथित सभ्य देशों में जब सभ्यता के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई और उसी में से 4 वेद तो थे ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद निकला आयुर्वेद। चिकित्सा की एक ऐसी प्रणाली जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, ये मेरी मान्यता है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं। एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है, सर्जरी जैसे मामलों में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं है, ये सच है और इसलिए सबका समन्वय करके चलने की आवश्यकता है। लेकिन एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसमें नाड़ी देखना और जीवन को पूरा ऐसा बनाना कि जिसमें रोग हो ही ना, और उसमें अगर शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं योग से। युक्त आहार विहार की बात होती है, बीमार ना हो, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अलग अलग हमारे ऐसा खाओ जिससे जो शरीर के लिए उपयोगी हो, रोग उत्पन्न ना करे, पैदा ना करे। पित्त कफ वात तीनों का संतुलन बना रहे। और इसलिए जब आहार की बात होती थी तो आयुर्वेद कहता था मितभुक, हितभुक, ऋतभुक। मितभुक मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, हितभुक मतलब ऐसा खाओ जो शरीर की हितकारी हो, और ऋतभुक मतलब ऋतु में जो चीजें पैदा होती हो, अभी तरबूज और खरबूज की बहार है, आम आ रहा है, उसका सेवन करो। तो हम क्या आहार करें, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है, ये भी हमारे यहाँ बताया गया। फिर योगा, उसमें आसन और प्राणायाम का अपना महत्व है। ये कोविड के दौरान सचमुच में मैं भी मुख्यमंत्री इस दौरान बना, तब हमने देखा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमारे आयुष मंत्री बैठे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ घरों में त्रिकुट काढ़ा पहुंचा दो, लोगों से कहो काढ़ा उबालो और पियो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। उसने बड़ा काम किया। उसके साथ साथ हमने बाकी औषधियों का भी उपयोग किया, लेकिन प्राणायाम करें लोग, योगा करें, योग से निरोग हमने अभियान ही चलाया उस समय। तो उस समय सहारा ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बनी, और अगर अस्वस्थ हो जाए तो हर वनस्पति औषधि है, जड़ से लेके फूल फल पत्ती तक औषधियों से भरी हुई है वनस्पतियां, उसका उपयोग करें। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं कोई आयुर्वेद का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उससे बहुत ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पद्धति जो भारतीय पद्धति है, इससे बेहतर चिकित्सा पद्धति नहीं है। एक तकलीफ जरूर मन में होती है कि समय समय पर आयुर्वेद में जो रिसर्च और अनुसंधान होने चाहिए थे वो प्राचीन काल में नहीं हुए। लेकिन आपने बताया अटल जी ने ये परंपरा प्रारंभ की, और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जो प्राचीन उपचार की पद्धतियां हैं उनमें रिसर्च हो, शोध हो, अनुसंधान हो। मैं तुलना जी को और आप सबको भी इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपति जी हाँ है, और सचमुच में भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य परंपराओं का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करके उन्होंने भारत का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उनके सामने कि मध्य प्रदेश में आप जैसा उपयुक्त समझेंगे, आपके निर्देशन और मार्गदर्शन में आयुर्वेद के मामले में रिसर्च का एक बेहतर सेंटर कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, आप अगर हमें बताएंगे, गाइड आप करेंगे, मार्गदर्शन आप करेंगे, तो हम उसको प्रारंभ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लंबी बात करने के बजाय मैं एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। इतना जरूर है कि दुर्गुणा जी ने लगे हाथ मुझे कुछ समस्याओं का भी एक ज्ञापन दे दिया। अब ये कुशलता है कि आयुर्वेद महासम्मेलन भी हो जाए और प्रदेश में आयुर्वेदाचार्यों को, वैद्यों को कोई दिक्कत हो तो उन दिक्कतों की भी चर्चा और बातचीत हो जाए। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो वित्त मंत्री के लिए कही है कि बजट आयुष का कम है। अब पहले तो तरुणा जी विभाग ही नहीं था, हमने विभाग बनाया, हमने बजट बढ़ाया। अलग अलग जगह हमारे यहाँ भोपाल में वैद्य खुशीलाल जो हमारा आयुर्वेद का जो हमारा चिकित्सालय है इतना बढ़िया चल रहा है कि मैं मतलब वहाँ आउटडोर भी और एडमिट होते हैं पेशेंट, पंचकर्म से लेकर दवाइयाँ तक और दवाइयों के निर्माण तक सारा काम होता है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों
यहाँ के भवन का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं आपको, जो आवश्यक होगा वो बजट निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ये अपनी पद्धति है जिसको आज दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने दुनिया भर में इसका प्रचार और प्रसार किया है। एक बात आपने बताई कि निजी चिकित्सक जो आयुर्वेद के होते हैं उनको क्लिनिक खोलने के लिए CMHO से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बजाय आपका सुझाव है कि आयुष के अधिकारी ही इस अनुमति को दे दें, तो हम ये व्यवस्था कर देंगे कि आयुष के अधिकारी ही ये अनुमति दे दें। फिर आयुष औषधालय में रोगी कल्याण समिति के गठन निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा ताकि उन्नयन में और मदद मिले। एक बात जो हमने, आप जानते हैं, आयुष विंग हर जिला चिकित्सालय हमने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि केवल एलोपैथी नहीं, जिनको आयुर्वेद का इलाज कराना है तो आयुर्वेद का अस्पताल अलग काय को, किसी गांव में दूर छोटा मोटा, हमने मध्य प्रदेश की धरती पर यह तय किया है कि हर अस्पताल में जिला चिकित्सालय से हम प्रारंभ कर रहे हैं, वहां आयुष का इलाज भी आयुर्वेद के माध्यम से भी चिकित्सा की जाएगी। जिला चिकित्सालय में आयुष विंग बन गया है, उसको और समृद्ध बनाने का हम प्रयास करेंगे ताकि किसी को एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाना पड़े तो एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाए, और किसी को आयुर्वेद आचार्य को दिखाना पड़े तो उनके पास जाए। उसके साथ साथ पंचकर्म और बाकी जो अपनी विधाएं हैं उनका भी विकास हम तेजी से करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार भर्ती का काम कर रहे हैं, लेकिन संख्या कम है, ये आपने कहा है, उसको भी हम देखेंगे। वेतन इत्यादि से संबंधित मामले ऐसे हैं कि थोड़ा व्यापक विचार विमर्श के बाद उन पर हम निश्चित तौर पर फैसला करेंगे। एक बार में फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, उनके चेहरे पर तेज है, वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है, और सचमुच में वो ऐसा संदेश छोटे छोटे देशों की यात्रा करके भी, बड़े देशों की तो की है, उन्हें भारत के महान संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबका भी अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आश्वस्त करते हुए कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में, बढ़ाने में, शोध में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के आयुर्वेद के प्रति बालपन से ही लगाव और उपयोगिता के संज्ञान और सहृदय उद्बोधन हेतु आपका सादर धन्यवाद। अब मेरा विनम्र अनुरोध राज्यपाल मध्य प्रदेश माननीय श्री मंगू भाई सी पटेल जी से कि आपके वक्तव्य हेतु सादर पधारें। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में आज अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में अपने बीच उपस्थित माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, सम्मानीय प्रथम महिला श्रीमती कोविंद जी, अभी आपने उनको सुना है, ऐसे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमती साधना चौहान जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा एवं सामाजिक न्याय मंत्री मोहन यादव जी, राज्य के आयुष मंत्री राम किशोर जी, सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन वैद्य देवेंद्र चुगा जी, श्री रंजीत पौराणिक जी, वैद्य राकेश शर्मा जी, वैद्य श्री वासुदेव काबरा जी, उपस्थित विधायकगण, आयुर्वेद से जुड़े हुए सभी आचार्य श्रीयों, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59 में आप आज शुरू हो रहा है, उस अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है।
प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों की साक्षी उज्जैन नगरी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के महाअधिवेशन में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज इस समारोह में स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव का विषय है। प्राचीन काल से भारत का रोगों को उपचार के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण रहा है। हमारे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत महर्षियों ने जिस तपस्या, साधना और अनुसंधान से आदमी को स्वस्थ रखने की व्यवस्थाएं और संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा ये प्रदान की है वह अद्भुत है। दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी करने की पद्धति महर्षि सुश्रुत की खोज है। उन्हें इसलिए फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। कोविड महामारी की भयानक स्थिति में जिस प्रकार भारत ने अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के सहारे कोविड के प्रति लड़ाई को मजबूत बनाया, वो प्रशंसनीय है। आज हम सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में आयुर्वेद का विकास भारतीयों के लिए लाभकारी होने का साथ ही आज सारे विश्व की आशाओं का केंद्र भी है। आवश्यकता है कि हमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के अनुरूप अनुसंधात्मक प्रमाणिकता प्रदान की जाए। आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रतिदर्शों से समझाने और मानकीकरण के लिए क्लिनिकल प्रयोगों की चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार किया जाए। आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान, शोध, अनुसंधान को आधुनिक में वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ समाज के सामने लाया जाए। आज भी कई आयुर्वेदाचार्य पारंपरिक रूप से अपने निजी चिकित्सालय में कई बीमारियों के इलाज में अत्यंत प्रभावकारी फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। जन कल्याण के लिए उनके ज्ञान का संग्रह और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण तक प्रसारित किया जाना चाहिए। हमारे जनजातीय वर्ग के पास जड़ी बूटियां के परंपरागत ज्ञान का अद्भुत खजाना है। ऐसे अनेक लोगों के जिन्हें वनों में मिलने वाली जड़ी बूटियां के अंदर की औषधीय ताकत की पहचान है। हम सब हमारे आदिवासी विस्तार में तो कभी कभी बच्चा उसको स्कूल नहीं जाना है तो बोलते हैं माँ बाप को, आज मेरे को बहुत पेट में दुखता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। टेम्परेचर हो तो माप सकते हैं, मगर पेट में दुखता है तो कैसे मापेंगे। मगर पूर्वजों ने ऐसा बनाया है कि नीम का जो पेड़ है उसकी जो छाल आती है, चमड़ी बोलते हैं, उसको लाकर घूटकर पानी में पिला दे तो बच्चे का पेट का दर्द चला जाता। अगर खांसी हो तो आदिवासी एरिया में तो क्या होता है, आप देखो अदूसा करते पेड़ है, अदरक देखो, और दूध में मिलाकर आप किसी भी खांसी हो और जो मिलाकर पिला दिया तो चला जाता है खांसी। आज के जमाने में लाओ ग्लाइकोडिन, लाओ 44, ऐसे करके अपन, मगर जो आयुर्वेद की जो महत्व है अभी सभी को समझ में बहुत आया है। मैं समझता हूँ कि ये सम्मेलन बहुत रोगों को ऐसे आयुर्वेद से अपने को उसमें से कोई न कोई परिणाम मिलेंगे। आदिवासी में सिकल सेल है, सिकल सेल अभी तक क्योरेबल नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का जो फैलावा हो रहा है, आयुष मंत्री के विभाग में भी इनका गांव में एक सम्मेलन में गया, वहाँ कई स्टॉलें लगे थे आयुर्वेद वाले,
होम्योपैथिक वाले, मैं समझता हूँ कि जो क्योरेबल नहीं है अभी तक सिकल सेल, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद होम्योपैथिक में ज़्यादा अपन जाएंगे तो उनको भी ऐसा होगा कि सिकल सेल भी हम अनुवांशिक रोग है, मगर उसमें भी सफलता हमको आगे जाकर मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आज दृढ़ होता है। ऐसा मेरा पूरा विश्वास आज दृढ़ होता है। उनके पारंपरिक ज्ञान को सहजकर जिस मेडिकल साइंस को दुनिया समझती है उसमें प्रस्तुत करना और उसका विश्व बाजार में कैसे उपयोग हो सकता है, इस दिशा में चिंतन किया जाना चाहिए। आयुर्वेद केवल चिकित्सा प्रणाली नहीं अपितु एक जीवन दर्शन है जो स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के तत्वों को और मानव शरीर के त्रिदोषों को बीच एक उचित संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद की इस रोग निवारक जीवन शैली के प्रसार का दायित्व आयुर्वेदाचार्य को ग्रहण करना बहुत जरूरी हो गया है। आशा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन संपूर्ण मानवता के कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक समुचित कदम होगा। अंत में मैं महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष वैद्य त्रिगुणा जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य राकेश जी शर्मा जी को महाधिवेशन के लिए सफल आयोजन के लिए बधाई और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं। इस अवसर पे मध्य प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति आकर हमको जो प्रोत्साहित किया है 3 दिन का कार्यक्रम और आज महाकाल का दर्शन करते हुए जब भी वापस राष्ट्रपति महोदय दिल्ली जाएंगे तो लंबे समय तक उनका मध्य प्रदेश का प्रवास उनको याद रहेगा। मैं ऐसा समझता हूँ। भगवान उनको बहुत दीर्घायु दे, बहुत अच्छे परिवार के साथ उनका जीवन बचे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना हुए महाकाल को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। आयुर्वेद को समर्पित आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु सादर धन्यवाद माननीय। और अब ये समय है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने का, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और आज ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को, जो अखिल भारतीय महासम्मेलन संस्था के प्रकाश स्तंभ के रूप में आयुर्वेद को पूर्ण रूपेण समर्पित व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मेरा सविनय आग्रह है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया अवार्ड दें। विश्व विख्यात आयुर्वेद की पूज्य विभूति पद्म विभूषण पद्म भूषण वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के पुत्र वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी प्रारंभ से ही पिता तुल्य सफल चिकित्सक की छवि के साथ देश में ही नहीं विदेशों तक उनका यश फैला। चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास चाहे आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना में आपका अनुपम योगदान है। आयुर्वेद के पृथक विभाग की संकल्पना से लेकर आयुष मंत्रालय बनने तक की परिकल्पना में आपका सर्वविदित अतुल्य योगदान है। आयुर्वेद की प्रगति हेतु निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्पित हो आपके द्वारा किए गए अतुल्य कार्यों को देखते हुए आपको आजीवन पुरस्कार देते हुए हमें हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद माननीय। और अब समय है आयुर्वेद महर्षि सम्मान से विभूषित किए जाने का। मैं पुनः मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये सम्मान प्रदान करें। इस श्रृंखला में प्रथम नाम उद्घोषित करती हूँ प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ जी। 56 वर्षों से आयुर्वेद की शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहे। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अनेक वर्षों तक प्रोफेसर और निदेशक रहे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति रहे। 31 पुस्तकों और 650 से अधिक शोध पत्र लिखे। चरक संहिता की एशियन हिंदी टीका के मुख्य अनुवादक व वर्तमान में आयुर्वेद महासम्मेलन की प्रतिष्ठित पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में सेवारत हैं। अनेकों सम्मानों से विभूषित आयुर्वेद क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है।
अब मैं दूसरा नाम पुकारना चाहूंगी वैद्य मनोज नेत्री जी। वैद्य मनोज नेत्री जी MD PhD काय चिकित्सा में व UPSC 1991 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त कर चीफ मेडिकल ऑफिसर एट CGHS, डायरेक्टर नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, जॉइंट एडवाइजर आयुर्वेदा आदि विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए वर्तमान में कई वर्षों से एडवाइजर आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पद पर कार्यरत हैं। आयुर्वेदा एकेडमिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, पॉलिसी प्लानिंग, इंटरनेशनल कॉपरेशन एवं पब्लिक हेल्थ में 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। आयुष्मान भव फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म प्रोग्राम, आयुष इंटीग्रेशन इन NPCGCS जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के विभिन्न इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास में आपके योगदान को देखते हुए आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी इस श्रृंखला में तृतीय नाम। MD PhD आयुर्वेदा को 36 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव व 26 वर्षों का स्नातक व स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव है। प्रोफेसर काय चिकित्सा MD PhD गाइड एवं 12 वर्षों तक पंजाब के निदेशक आयुर्वेद के पद को सुशोभित किया। गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस रहते हुए वर्तमान में नवनिर्मित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM में बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आयुर्वेद को समर्पित विद्वान, प्रबुद्ध वक्ता, योग्य अध्यापक व कुशल प्रशासक के रूप में आपकी एक प्रतिष्ठित छवि है। आयुर्वेद में आपके विविधात्मक योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला में चतुर्थ नाम में पुकारना चाहूंगी वैद्य जयप्रकाश नारायण जी। आयुर्वेदाचार्य MBBS एवं MD आयुर्वेदा हैं। आपका 45 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी आयुर्वेद के परामर्शदाता के रूप में आपकी ख्याति है। पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट CCIM, सीनेट मेंबर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर, प्रेसिडेंट कर्नाटका आयुर्वेद एंड यूनानी बोर्ड आदि रहते हुए वर्तमान में प्रेसिडेंट आयुर्वेदा एकेडमी बेंगलोर, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्लो दवा फार्मेसी एवं चीफ आयुर्वेदिक फिजिशियन नारायण आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। विभिन्न पदों व समितियों के सदस्य के रूप में आयुर्वेद के प्रति आपके बहुआयामी योगदान हेतु आपको आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला का पंचम नाम वैद्य गोपाल दास मेहता जी। भोपाल के लोकप्रिय चिकित्सक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित उद्धव दास जी मेहता के पुत्र गोपाल दास मेहता जी आयुर्वेद रत्न की शिक्षा लेकर पिता के सानिध्य में आयुर्वेद चिकित्सा का अनुभूत ज्ञान अर्जन किया। कई वर्षों तक औषध निर्माण का कार्य किया। आप लगभग 50 वर्षों से प्रदेश के लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। आप अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके पिता के नाम पर आयुष विभाग के माध्यम से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। अतः आयुर्वेद चिकित्सा में आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, उज्जैन से लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, ट्रस्टी श्री रंजीत पुराणिक जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री वासुदेव कावरा जी, NCIM के अध्यक्ष वैद्य राकेश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित वैद्यगण एवं अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर और भारत की प्राचीनतम नगरियों में एक नगरी उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में
आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ़ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में भारत गांव का देश है और गांव में जो पारंपरिक चिकित्सा की व्यवस्था है वो आज भी आयुर्वेदिक है। इसका विकल्प अभी भी किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति ने इसका अल्टरनेटिव या इसका स्थान जो है अभी तक ले नहीं पाई है। आज जब मैं सुन रहा था हमारे दो राजनेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय, ये दोनों राजनेता जमीन से जुड़े हुए, ग्रामीण परिवेश से निकले और उन्होंने देखा है, अपनी अपनी बातों का अनुभव का आप सबके साथ उल्लेख किया और ये बात सच है। अब यदि मैं उसमें जाऊंगा तो मैं भी अपना उल्लेख करूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो कई चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज भी इस सभागार में कुछ आयुर्वेदाचार्य वैद्य बैठे हुए हैं जिनसे मैं राष्ट्रपति भवन में मैं परामर्श लेता रहता हूं। मंच पर भी हैं और इस सभागार में भी हैं। मैडम मुस्करा रही हैं। अवंतिका, प्रतिकल्पा और अमरावती जैसे पौराणिक नामों को धारण करने वाली यह नगरी योग, वेदांत, पर्व, उत्सव, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और आयुर्वेद ज्योतिष की नगरी है। यह नगरी कृष्ण और सुदामा को शिक्षा देने वाले महर्षि संदीपनी के गुरुकुल की नगरी है। यह भूमि भूत भावन भगवान महाकाल, मंगलकारी भगवान मंगलनाथ, योगी मत्स्येंद्रनाथ, सम्राट विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, महाकवि भास और भवभूति आदि जैसी अनेक महान विभूतियों की भूमि है। इसके साथ ही यह प्रकांड ज्योतिषविद, साहित्यकार और स्वाधीनता सेनानी पंडित सूर्य नारायण व्यास की जन्मभूमि भी है। भारत के गौरव सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की यशोगाथा को अमर बनाने वाले विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास परिषद और कालिदास समारोह की प्रेरक शक्ति के रूप में वे हम सबके आदर के पात्र हैं। ऐसी पुण्य और पावन भूमि उज्जैन की भूमि को मैं बार बार नमन करता हूँ। मित्रों, मुझे बताया गया है कि आज से लगभग 115 वर्ष पहले 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित कुंभ नगरी नासिक में की गई। आज पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक अन्य कुंभ नगरी उज्जैन में इसका 59वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस सुखद संयोग के परिणाम देश और दुनिया के लिए कल्याणकारी होंगे। इस विश्वास के साथ महासम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए गौरव का विषय है। हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यरत इस संस्था की स्थापना एवं विस्तार में श्री शंकरदाजी पदे, महामना मदन मोहन मालवीय, कोचिन नरेश श्री राम वर्मा और श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा जैसे मनुष्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है।
महासम्मेलन को मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक महानुभावों का सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देवियों और सज्जनों, मुझे जानकर हर्ष हुआ कि अपने स्थापना काल से ही यह महासम्मेलन आयुर्वेद विज्ञान को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बनाने के लिए कार्य करता रहा है। संस्था के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। मुझे बताया गया है कि श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा सहित अनेक आयुर्वेद विद्वानों ने विदेशों में भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानकर गौरव होता है कि वर्तमान में मॉरिशस सहित विश्व के लगभग 20 देशों में आयुर्वेद में अनुसंधान किया जा रहा है। भारत सरकार ने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद इस कार्य में और भी तेजी आई है। भारत सरकार से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सदैव विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इस सम्मेलन के आयोजन में और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के आधुनिक भवन के निर्माण में भी प्रदेश सरकार का पूरा योगदान रहा है। कल भोपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से किए जा रहे इन सभी प्रयासों को देखकर यह विश्वास मजबूत होता है कि राज्य में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चिकित्सा सुविधाओं को मध्य प्रदेश में लगातार संबल मिलता रहेगा और यह प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी पसंदीदा गंतव्य बनेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी राजनेता अपने उद्बोधन के दौरान बहुत सारी चीज़ों को स्वेच्छा से स्वीकृत करना और आपसे पूछना कि आपको क्या ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि प्रदेश में आयुर्वेद का एक गंतव्य, एक डेस्टिनेशन बने। उससे ये बहुत कम राजनेताओं में बात होती है और उसको उन्होंने पूछा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के वाकई में मध्य प्रदेश को एक इंडिया का एक आयुर्वेद सेंटर यदि स्थापित करने में मदद करें तो उसमें उसका क्रेडिट आपको भी जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी जाएगा। देवियों और सज्जनों, विश्व भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु आयुर्वेद इन सबसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, अर्थात आयु का विज्ञान। विश्व में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पैथी शब्द जुड़ा होता है। पैथी अर्थात रोग हो जाने पर उसका उपचार करने की पद्धति, परंतु आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अर्थात रोग के उपचार के साथ साथ रोग निवारण पर भी बल दिया जाता है। रोग का मूल कारण उसको ढूंढ करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सर्वहितकारी आयुर्वेद का परंपरागत ज्ञान हमारे पास है, यह हम सबका सौभाग्य है। परंतु आज का समय शोध और अनुसंधान का, प्रमाणन का और गुणवत्ता का समय है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार
तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इसको स्वीकारेंगे और इसमें प्रगति करेंगे। देवी और सज्जनों, अभी हाल ही में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना से ये पुष्टि होती है कि विश्व अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इससे आप सभी का दायित्व और भी अधिक हो गया है। आज से हजारों वर्ष पहले चरक संहिता में कहा गया था कि भोजन करने से पहले हाथ, पांव व मुंह धोना आवश्यक होता है। ऐसा करने से शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ बीमारी से भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने महामारी से बचने के तरीके भी बताए जो आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके माध्यम से लाखों लोगों के जीवन की रक्षा भी संभव हुई है। देवी और सज्जनों, भारत ने सदैव पूरे विश्व के कल्याण और सुख की कामना की है। हम एक ओर ये चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर विकसित हो, वहीं दूसरी ओर ये भी चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़ें, निरोगी रहें और सुखी रहें। हमारा स्वास्थ्य हमारे आहार, व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी दिनचर्या पर आधारित होता है। हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो और औषध से भी पहले हमारा आहार कैसा हो, ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया जाता है। महर्षि चरक ने तो कहा था कि भोजनम इव भेषजम, अर्थात आहार ही औषध है। मेरे ध्यान में आया है कि अधिवेशन के दौरान आपका पिछले 2 दिनों से ये सम्मेलन की कार्रवाई चल रही थी। संचालित अधिवेशन के दौरान संचालित वैज्ञानिक सत्र में आयुर्वेद, आहार और स्वस्थ भारत का आधार विषय पर भी विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि इस विचार विमर्श के परिणाम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। देवी और सज्जनों, आज उज्जैन में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के वर्चुअल लोकार्पण का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। लगभग 20 करोड़ रुपए के इस आधुनिक भवन के निर्माण से आयुर्वेदिक शिक्षण, प्रशिक्षण और उपचार की सुविधाओं को निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। महासम्मेलन के अधिवेशन और आयुर्वेद महाविद्यालय के नए भवन के लोकार्पण पर आज यहाँ आयुर्वेद के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यहाँ प्रशासनिक क्षेत्र से भी हैं, आयुर्वेदिक शिक्षा से जुड़े लोग भी उपस्थित हैं और अनुसंधान से जुड़े जिम्मेदार महानुभाव भी उपस्थित हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन से देश के लोगों को आप सबसे कुछ अपेक्षाएं दी हैं और उन अपेक्षाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आयुर्वेद प्रशासन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा है कि आयुर्वेद के संरक्षण और विस्तार के समक्ष उपस्थित नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए और जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। एक दूसरा वर्ग भी है आपके बीच में, आयुर्वेद शिक्षक। उनसे अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ऐसे योग्य चिकित्सक तैयार किए जाएं जो लोगों को व्यापक तौर पर किफ़ायती उपचार उपलब्ध कराने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सकें। और तीसरा वर्ग जो यहाँ इस सभागार में उपस्थित है, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग, उनसे देश के लोगों की अपेक्षा है कि रोगों के उपचार एवं महामारी विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन के माध्यम से आयुर्वेद की पहुंच, प्रभावशीलता और लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। देवी और सज्जनों, हमारे जीवन का परम ध्येय है सुखी जीवन जीना और दीर्घायु प्राप्त करना। आयुर्वेद इस ध्येय को प्राप्त करने का एक सरल और सुगम उपाय है। मेरी शुभकामना है कि इस मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी देशवासी स्वस्थ रहें,
सुखी रहें और लंबी आयु प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी अनुग्रहित हैं माननीय। और कार्यक्रम के अंत में मेरा अनुरोध श्री रंजीत पुराणिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दूध पापेश्वर से, कि धन्यवाद ज्ञापन देकर कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी,